Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लासेस में फुली पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाते हैं थॉरोली सुने उन्हें और अपने लेक्चर नोट्स पे ज़रूर बनाते जाएंगे साथ साथ। आज हमारा टॉपिक है जी सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या हैं, इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 में हमने सबसे पहले लिक्विड्स वाला पोर्शन कंप्लीट किया। लिक्विड्स कंप्लीट करने के बाद हमने एक्सरसाइज लिक्विड्स की कंप्लीट की और आज हम आगे चैप्टर 4 का ही सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड्स से। सॉलिड्स क्या हैं बेटे, हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर मैटर की बात की जाए तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? लिक्विड है, गैस है और सॉलिड्स है। सॉलिड्स का नाम मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि आज हमने डिस्कशन सॉलिड्स से स्टार्ट करनी है। 3 स्टेट्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड है, इसी तरह गैसेस हैं और सॉलिड्स हैं। लिक्विड्स को हमने चैप्टर 4 के फर्स्ट पोर्शन में कंप्लीट किया, इसकी एक्सरसाइज भी की। गैसेस को हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज भी की। और आज हम सॉलिड्स से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? गैसेस वाले चैप्टर में मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टीज़ को एक पैरेलल वे में, कंपैरिजन वे में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे हमें फर्दर टाइम जो है वो वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैटर की इन तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो उनके दरमियान IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि पार्टिकल्स या लिक्विड अपनी शेप को एग्जिस्ट करके रखें। इसमें पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि लिक्विड एक कॉम्पैक्ट स्टेट में रहे, एक फिक्स स्टेट में रहे। पार्टिकल्स विद इन द लिक्विड जिस तरफ मर्जी मूव कर सकते हैं। गैसेस के केस में अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। जबकि सॉलिड्स की तरफ अगर हम आएँ तो सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉलिड्स अपनी शेप को बरकरार रखते हैं, इसके साथ साथ हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। इनका डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम के साथ साथ डेफिनिट शेप भी होती है। मैं ज़रा डायग्राम कंप्लीट कर दूं, उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो शायद आपको चीज़ें आसान लगें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सॉलिड है जी ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनिट शेप जो है वो बरकरार रहेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और पार्टिकल्स एक कॉम्पैक्ट स्टेट में आ जाते हैं, अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करते, लिहाजा सॉलिड जो है इनकी शेप जो है वो फिक्स रहती है। इसी तरह इनका वॉल्यूम भी जो है वो डेफिनेट है। हार्ड है, अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो सॉलिड प्रेस नहीं होगा, इट मींस हार्ड है। और इसी तरह रिजिड भी है, अगर आप सॉलिड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर या फोर्स लगाने से सॉलिड्स की शेप में कोई चेंज आए, तो लिहाजा ये रिजिड भी हैं।
तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम सॉलिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा जी यहाँ पे सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स क्या हैं। कहते हैं जी कि सॉलिड वो सब्सटेंसेस हैं या वो स्टेट है मैटर की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं या मैटर है इसकी डेफिनिट शेप होगी, डेफिनिट वॉल्यूम होगा, हार्ड होगा और रिजिड होगा। तो बेटे यहाँ से ही हम सॉलिड्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करेंगे। सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस सॉलिड्स are those substances which have या which are hard, पहली बात कर दीजिए मैंने, rigid, definite shape and have definite shape इनकी डेफिनिट शेप होगी, थर्ड वन, एंड डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट शेप भी होगी और डेफिनिट वॉल्यूम भी होगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देंगे? हम सॉलिड्स का नाम देंगे। मैं ऑलरेडी इन चारों बातों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। हार्ड क्या है? आप फोर्स अप्लाई करेंगे, सॉलिड्स प्रेस नहीं होंगे। रिजिड क्या है? अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट बॉल है, आप उसे प्रेस करते हैं तो बॉल की शेप चेंज होती है। सॉलिड्स के केस में शेप चेंज नहीं होगी, रिजिडनेस है, डेफिनिट वो शेप भी है इनकी। सॉलिड को अगर आप यहाँ पे रखेंगे, जो शेप सॉलिड की यहाँ पे है, अगर सॉलिड को किसी दूसरी जगह पे आप प्लेस करेंगे तो सॉलिड्स की शेप जो है वो मेंटेन रहेगी। इनकी अपनी डेफिनिट शेप है और इनका डेफिनिट वॉल्यूम है, मतलब इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस तरह बेटे इसकी एग्जाम्पल्स लिख लें आप कि एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं सॉलिड्स की। तो जिन सॉलिड्स को बुक में डिस्कस किया जाएगा सिर्फ हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखेंगे जी यहाँ पे। तो इसमें बेटे आपके पास आ जाएगा जी NaCl है, सॉलिड है, ठीक है। इसी तरह ग्लास है, सॉलिड है, लेकिन टाइप्स आ जाएंगी तो उसे भी डिस्कस करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, एटसेट्रा। ये क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स की। तो ये डेफिनेशन होगी जी सॉलिड्स की, और उसके साथ साथ हमने सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लिया जी। तो नेक्स्ट अब चलते हैं जी आगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की तरफ। सॉलिड्स में मौजूद पार्टिकल्स के लिहाज से सॉलिड्स को दो तरह की क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, और ये चीज़ें हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि आपने इसे घर से पढ़ के भी आना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर भी जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, वो साथ साथ आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है जी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, और ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के लिहाज से हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया। तो दो मेजर टाइप्स हैं सॉलिड्स की, या दो मेजर क्लासेस हैं। एक आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमार्फस सॉलिड्स। तो मैं यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन वे में डिस्कस करूँगा। एक आपके पास है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हैं जी अमार्फस सॉलिड्स। एंड सेकेंड क्लास इज अमार्फस सॉलिड्स। लें जी, इन्हें साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आई तो उसे भी देखते जाएंगे साथ साथ, या कोई ऐसा वर्ड जिसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इस लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि बोर्ड इक्वली डिवाइडेड हो जाए और मैं दोनों ही केसेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लें जी, एक तरफ आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरी तरफ जो है वो अमार्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले कौन से हैं? वो कहते हैं जी कि दोज सॉलिड्स in which particles have a regular 3-dimensional orderly arrangement। यानी कि ऐसे सॉलिड्स, मैं बेटे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा, ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये सॉलिड्स हैं क्या? वो कहते हैं जी कि सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स मैं कह रहा हूँ ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एटॉमिक सॉलिड्स हैं या कोवेलेंट सॉलिड हैं तो ये एटम्स होंगे, अगर आयनिक सॉलिड हैं तो आयंस होंगे, और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं, हैव 3-dimensional ऑर्डरली अरेंजमेंट, कि ऐसे सॉलिड्स जिनके पार्टिकल्स के दरमियान 3-dimensional ऑर्डरली अरेंजमेंट होगी, ऐसे सॉलिड्स को आप क्या नाम देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देंगे। मैंने लिखा जी पार्टिकल्स हैव 3-dimensional ऑर्डरली अरेंजमेंट, तो ऐसे सॉलिड्स को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमार्फस सॉलिड्स इसके रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड्स जिसके पार्टिकल्स में ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी सॉलिड्स इन विच constituent particles do not have orderly arrangement, ये आपके पास क्या कहलाएंगे? अमार्फस सॉलिड्स कहलाएंगे। बेटा आपने बुक से दोनों की डेफिनेशन देखनी है, और जो बुक जिस तरह डेफिनेशन लिखती है आप वही डेफिनेशन फॉलो करेंगे। मैंने जस्ट यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं। तो इस केस में पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है वो क्या है? एब्सेंट है। तो मैंने लिख दिया विच डू नॉट हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट आर कॉल्ड अमार्फस सॉलिड्स। बड़ी सिंपल, बड़ी इजी सी डेफिनेशन थी दोनों की। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इन्हें आप ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आल्सो कॉल ट्रू सॉलिड्स, कि आप इन्हें ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। जबकि जो अमार्फस सॉलिड्स हैं, अमार्फस सॉलिड्स को आप स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो कहते हैं जी झूठे, यानी कि इन लुक्स लाइक सॉलिड लेकिन इनके पार्टिकल्स के दरमियान ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, तो ये स्यूडो सॉलिड्स हैं। बेटे अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हैव शार्प मेल्टिंग
पॉइंट्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आगे टॉपिक भी आएगा, छोटा सा एक डेफिनेशन मैं वहाँ पे थॉरोली डिस्कस भी करूँगा। तो इनके जो आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अब बेटा इसका मतलब क्या है, देखें लेट्स सपोज कि मैं एल्यूमिनियम को मेल्ट करने जा रहा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, और ये लेट्स से कि एल्यूमिनियम के क्रिस्टल्स हैं या कुछ भी आप कहना चाहें, एल्यूमिनियम है, मुझे एल्यूमिनियम को मेल्ट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी पता है कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एल्यूमिनियम को हीट करना शुरू कर दूं तो 660 पे पहुंचते पहुंचते एल्यूमिनियम जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 660 पे पहुंचेगा एल्यूमिनियम मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इवन के अगर टेम्परेचर 660 नहीं 659 है तो तब भी एल्यूमिनियम मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है 660। 660 पे ही एल्यूमिनियम मेल्ट होगा। जैसे ही टेम्परेचर 660 हो जाएगा आप देखेंगे, लेट्स से चलें मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ही टेम्परेचर 660 होगा आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो था वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा एट 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर आप कोई जो है वो अमॉर्फस सॉलिड लेते हैं, आपने क्या किया, अमॉर्फस सॉलिड को हीट करना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड है जैसे जैसे आप इसे हीट करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जनाब मेल्ट होके आपको इसके पास जो है वो मेल्ट होता हुआ सॉलिड नज़र आना शुरू हो जाएगा। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सारे का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सूडो सॉलिड के केस में कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं था जहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई। इसका मतलब जैसे ही आपने हीट करना शुरू किया मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। इसका मतलब कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं था। इसी तरह अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो इनके स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है हीट ऑफ फ्यूजन की, ये क्या है, एब्सेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एब्सेंट लिख देता हूँ जी सिंपल, कि इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। इनके केस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में आपके पास जो हैं वो क्लीवेज प्लेन्स मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि दे हैव स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या है मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस भी करूँगा, ये डेफिनेशंस आगे आएंगी भी, कि इनके स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में ये प्रॉपर्टी जो है क्या है, एब्सेंट है। इसी तरह और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस लिखने का मकसद ये भी था कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, तो आप इजीली जो कंपैरिजंस हैं आप उन्हें लिख सकें। तो ये बेटे कहीं आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी। मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लेक्चर ज़रूर बेटे साथ साथ नोट करते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही रिलेटेड स्टडीज़ हैं, और मैं इन पैराग्राफ्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस जो है वो लिखता जाऊंगा, आप साथ साथ देखते जाइएगा बेटे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमॉर्फस सॉलिड्स। देखिएगा बेटे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथ साथ कि हाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
crystalline solids can be converted into amorphous solids, कि किस तरह आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमार्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लें जी, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछा जा सकता है। देखिए बेटे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स के दरमियान ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है वो मौजूद है। अब अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉलिड्स के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगी। वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाएगा वाइब्रेशन का कि एक ख़ास एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो पार्टिकल जब सेपरेट होंगे तो हम कहते हैं जी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो गया। आपने किया क्या? आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया, मेल्ट किया। मेल्टिंग से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे इनके पार्टिकल्स सेपरेट होना शुरू हो गए, मतलब सॉलिड मेल्ट हो गया। अब अगर आप स्लोली इस मेल्टेड सॉलिड को कूल करें तो पार्टिकल्स वापस अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं और आपको क्रिस्टल्स वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने सॉलिड को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद आपने रैपिड कूलिंग कर दी तो रैपिड कूलिंग करने से क्या होगा कि पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपनी पोजीशंस पर वापस आएँ और जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास मैटर। अब ये जो मैटर है सॉलिड तो है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स की जो ऑर्डरली अरेंजमेंट थी वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं रही अब, क्योंकि पार्टिकल्स को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी अरेंजमेंट को वापस लेकर आते। तो अब ये जो सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन नहीं बल्कि अमार्फस सॉलिड हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने इन्हें क्या किया, हीट किया और हीटेड करने से मेल्ट कर दिया। आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट किया और मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद आपने इन्हें रैपिड कूलिंग करवा दी। रैपिड कूलिंग से क्या हुआ, पार्टिकल्स को टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी अरेंजमेंट को वापस इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा देन पार्टिकल्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रीगेन देयर अरेंजमेंट। पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिला कि अपनी अरेंजमेंट को, ऑर्डरली अरेंजमेंट को रीगेन करें एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और ये जो सॉलिड था जिसे आपने मेल्ट किया ये वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इस कॉल्ड। अब ये जो सॉलिड बना ये आपके पास अमार्फस सॉलिड कहलाएगा। आप बुक से भी ये पैराग्राफ देखेंगे आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ये वर्डिंग लिखना चाहें, बुक से लिखना चाहें, जैसे आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स, ये बेटे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पेज 96 पे जो प्रॉपर्टीज से पहले वाला पैराग्राफ है, अगर उसे आप देखेंगे तो उसमें क्रिस्टलाइट्स के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा जी कि अमार्फस सॉलिड्स को अगर आप देखें तो लेट्स से इट्स अ पीस ऑफ एन अमार्फस सॉलिड। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन रैंडम फैशन, ठीक है। तो लेकिन फिर भी विद इन द सॉलिड कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट मौजूद है। जैसे ये मैंने ब्लॉक में एक पार्ट दिखा दिया आपको। इसी तरह लेट से
यहाँ पे भी ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है पार्टिकल्स की मौजूद है। तो अमार्फस या फ्यूसिडो सॉलिड्स में ऐसे हिस्से जहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डरली अरेंजमेंट मौजूद है, ऐसे पोर्शंस को, ऐसे पार्ट्स को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम अमार्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमार्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स में अरेंजमेंट मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी सॉलिड्स विद इन द सॉलिड कुछ पार्ट्स, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान अरेंजमेंट मौजूद है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे पार्टिकल्स में अरेंजमेंट मौजूद है इन अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड्स में वो एरियाज जहाँ पे पार्टिकल्स में अरेंजमेंट मौजूद हैं, इन ऐसे पैचेस को, ऐसे स्पेसिफिक एरियाज को आप क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी बुक से आप पैराग्राफ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि द ऑर्डरली अरेंज्ड एरियाज या स्पेसिस या जो भी आप लिखना चाहे इन अमार्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। आप इन्हें क्रिस्टलाइट्स का नाम देंगे। तो ये जो एरियाज आपके पास मौजूद होंगे इन्हें आप क्रिस्टलाइट्स का नाम देंगे। ऑर्डरली अरेंज्ड एरियाज किसमें? अमार्फस सॉलिड में। ये सारा जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ ये क्रिस्टलाइट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो ब्लॉक में मैंने लिख दिया हुआ है ये सारे क्रिस्टलाइट्स पार्ट्स हैं, क्योंकि अमार्फस सॉलिड्स में ये वो एरियाज हैं जिनमें पार्टिकल्स में ऑर्डरली अरेंजमेंट मौजूद हैं। अगर आप बुक से देखेंगे आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्डिंग में मिलेगी कि ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स या एरियाज इन अमार्फस सॉलिड्स, अदरवाइज अमार्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। यानी कि अमार्फस सॉलिड्स के अलावा या इसे छोड़ के ये जो बाकी हिस्से हैं इन्हें आप क्रिस्टलाइट्स का नाम देते हैं। तो अभी तक तो बड़ी सिंपल सी बातें हो रही थी। हमने सॉलिड्स को पढ़ा, सॉलिड्स की डेफिनेशन देखी, फिर हमने कहा जी टाइप्स दो तरह के हैं, क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स हैं। दोनों में हमने थोड़ा सा कंपैरिजन डिस्कस किया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इस कंपैरिजन के बाद फिर हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उसमें कोई एक दो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने साथ साथ यहाँ पे लिख भी दिए। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमार्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स मिसिंग है। मैं दोनों की एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। इनकी एग्जाम्पल्स अगर आप लिखने जाएं तो सॉलिड्स की जो एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, NaCl आप स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, उसके अलावा क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन है वो भी सीखेंगे। इसी तरह शुगर है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें आयोडीन, इसके अलावा अगर आप देखना चाहें डायमंड है। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अमार्फस सॉलिड्स की अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो अमार्फस सॉलिड्स में इनकी अगर आप एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल जो शायद MCQ में भी आपसे पूछी जाएगी एक्सरसाइज में, ग्लास है, इसी तरह रबड़ है, प्लास्टिक्स हैं, ग्लू है, एटसेट्रा। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जी किनकी? अमार्फस सॉलिड्स की। तो ले बेटे यहाँ तक तो हमारा सॉलिड्स वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दूं, सॉलिड्स की टाइप्स डिस्कस की, क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड्स। हमने इनमें सिर्फ कंपैरिजन डिस्कस किया। हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अमार्फस सॉलिड्स को हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अब जो भी हम स्टडी करेंगे आगे वो रिलेटेड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड से। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मैं इस तरफ बेटे लिख रहा हूँ, इसे रिमूव कर रहा हूँ साथ साथ जी। तो बेटे नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में या जो भी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के दरमियान जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रही होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनकी क्रिस्टल्स की फिक्स जियोमेट्रिकल शेप होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have a definite distinct geometrical shape। कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हर सॉलिड्स या हर क्रिस्टल की अपनी एक डेफिनिट और डिस्टिंक्ट जियोमेट्रिकल शेप होगी और ये जियोमेट्रिकल शेप होती है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट सॉलिड्स के पार्टिकल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। इसी तरह अगर हम सिर्फ फॉर एग्जांपल NaCl के क्यूब को डिस्कस करें या NaCl के क्रिस्टल को देखें तो NaCl का जो क्रिस्टल है क्यूबिक क्रिस्टल है जी NaCl का। अगर मैं क्रिस्टल बनाऊं यहाँ पे तो NaCl का जो क्रिस्टल है दैट इज अ क्यूबिक क्रिस्टल। अब इस क्यूब में जब भी आप NaCl को देखेंगे तो NaCl का जो क्रिस्टल है प्योर फॉर्म में हमेशा क्यूबिक ही होगा। इसी तरह किसी और सॉलिड के क्रिस्टल की शेप को देखेंगे तो दैट विल हैव अ डेफिनेट शेप। तो पहली बात तो ये होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अपनी डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है और ये जियोमेट्रिकल शेप किस वजह से है, ये जो मैंने डॉट्स आपको दिखा दिए यहाँ पे Na और Cl मौजूद हैं, इनकी अरेंजमेंट हमेशा फिक्स रहती है। तो इसका मतलब फिक्स अरेंजमेंट की वजह से या पार्टिकल्स की फिक्स अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड्स की अपनी एक डेफिनेट शेप है। अब बड़े ये जहाँ पे एक मैंने कॉर्नर दिखा दिया वहाँ पे अगर आप देखें तो एक एंगल ये बन रहा है, यहाँ से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल जो है वो ये बन रहा है। तो 3 एंगल्स बन रहे हैं और 3 साइड्स बन रही हैं। मैं आपकी आसानी के लिए एक साइड को हाईलाइट कर देता हूँ। ले जी मैंने एक साइड को क्या किया, हाईलाइट कर दिया। ये जो साइड मैंने दिखा दी इससे आप फेस भी कह सकते हैं, या अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म में फेस को बताना चाहूँ तो फेस क्या है, वो सरफेस जहाँ से नेक्स्ट जो है वो आपके पास यूनिट सेल आके मिल सके। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इस क्रिस्टल को बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से आपके पास जो है वो क्रिस्टल को अगर बढ़ाता जाऊँ तो मैं यहाँ से क्रिस्टल को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। लें जी मैं इसी तरह अगर इनको मिला दूँ तो ये साथ में एक और क्यूब बन गया। इसी तरह इस तरफ भी और क्यूब बना सकता हूँ, इस तरफ भी और क्यूब और नीचे भी क्यूब एक्सटेंड कर सकता हूँ इस क्रिस्टल को 3 डायमेंशनली। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक क्रिस्टल में, जैसे हम NaCl की बात कर रहे हैं, क्यूबिकल क्रिस्टल थी, इसमें जो इंटरफिशियल एंगल्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि इंटरफिशियल एंगल्स एंड फेसेस
या इंटरसेक्टिंग फेसेस आर ऑलवेज सेम, कि ये जो एंगल्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे और जो फेसेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ये भी हमेशा क्या सेम रहेंगे। अगर आप क्रिस्टल्स को ग्राउंड भी कर दें, आप क्रिस्टल को पीस भी दें, तो तब भी ये एंगल और फेसेस हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्योंकि अगर मैं एक यूनिट सेल, मैंने एक क्यूब दिखाया, अगर मैं एक क्यूब तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे NaCl को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जाके ग्राइंड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैं एक यूनिट सेल या मे बी तब भी मैं एक यूनिट सेल तक नहीं पहुंच पाऊँ। तो आमतौर पर जब हम घर में अगर किसी क्रिस्टल को पीस भी देते हैं, ग्राउंड भी कर देते हैं, तो इट डजेंट मीन कि आपने क्रिस्टल ब्रेक कर दिया। यूनिट सेल्स, एक क्रिस्टल ये है, यूनिट सेल्स के मिलने से आपके पास जो एक लैटिस बन गया था बहुत बड़ा सारा, आपने उस लैटिस को तो ब्रेक कर दिया लेकिन आप क्रिस्टल को, यूनिट सेल्स वगैरह को ब्रेक नहीं कर पाए। तो इट मीन्स के एंगल और फेसेस हमेशा क्या कहते हैं, रिटेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑलवेज सेम इवन इफ द क्रिस्टल इज ग्राइंडेड, हत्ता कि आपने क्रिस्टल को क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया, पीस दिया, तब भी जो क्रिस्टल्स हैं इनके एंगल्स और जो फेसेस हैं ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जी तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स को डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया, अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान हमने एक कंपैरिजन डिस्कस किया। कंपैरिजन डिस्कस करने के बाद हमने कुछ एक क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए और प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने सिर्फ अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप को डिस्कस किया था। बेटे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेक्चर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब भी आप कॉलेज में वापस आएंगे सबसे पहले आपसे लेक्चर नोट्स की डिमांड की जाएगी। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, उसमें क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके साथ साथ बेटे नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम पूरी दुनिया पे आई है अब इस आजमाइश को ख़त्म किया जाए और हालात जिस तरह पहले नॉर्मल थे वैसे ही नॉर्मल हो जाएं। और नमाज़ पढ़ें, दुआ करें अपने लिए, अपने अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और बस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़ जी।